हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें हमने आर्टिकल 36, 37, 38 और 39 ये चारों पढ़ लिए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में दिया है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है और इनकी प्रकृति कैसी होगी। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण के लिए आय, प्रतिष्ठा, अवसरों की असमानता को खत्म करना, यानी कि हर व्यक्ति के पास सभी प्रकार की समानताएं हो, चाहे वो आय के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, अवसर के आधार पर। ठीक है। आर्टिकल 39 कहता है सभी स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और हमने कल इतनी बार रिवाइज कर लिए हैं, हमको लगभग चारों के चारों याद हो गए हैं। अब है आर्टिकल 39 ए। आर्टिकल 39 क्या है? क्योंकि आर्टिकल 39 हमने पढ़ा था समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आर्टिकल 39 क्या है? जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया है? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या उपबंध किया गया है? समान न्याय। ठीक है। सभी के लिए समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। निःशुल्क विधिक सहायता बोले तो कि गरीब लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। आई थिंक कल हमने पढ़ लिया था ये। आर्टिकल 41 भी पढ़ लिया है। आर्टिकल 40 में हमने पंचायतों का गठन पढ़ लिया था। आर्टिकल 41 में हमने पढ़ लिया था कि बुढ़ापे, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता के अधिकार को संरक्षित रखता है, यानी हमारा काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। आर्टिकल 41 भी पढ़ लिया हमने। आर्टिकल 40 भी पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज। ठीक है। आर्टिकल 39 ए क्या था? गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आर्टिकल 40 पंचायतों का गठन। इसको सीधे सीधे ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये सब इसमें जो दिया है मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या क्या है इसको। ये है सत्य नहीं है, तथ्य है। आवश्यक तथ्य प्रदान कर जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं उनको इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति देती है। तो आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 41 में क्या है कि काम पाने का अधिकार है हमारा, शिक्षा पाने का अधिकार है हमारा, बेकरी नहीं है, बेगारी है, बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता के अधिकार को संरक्षित करता है। ठीक है। तो आर्टिकल 41 भी हो गया। हाँ, ये भी हमने पढ़ लिया था, याद आया मुझे। 41 में हमने क्या? काम पाने का हमारा अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है। तो भाई अब 41 में काम पाएंगे, शिक्षा पाएंगे, तो उसके लिए दशा भी तो अनुकूल होनी चाहिए ना। मानवोचित दशा, यानी कि जैसे खाना पानी, स्वास्थ्य, बीमा, ये सब सहायता हमें मिलनी चाहिए। रहने के लिए उचित स्थान मिलना चाहिए। जब काम करेंगे तो हमारी ये जो मूल आवश्यकताएं हैं ये भी पूरी होनी चाहिए। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ये आर्टिकल 42 कहता है। काम पाने का अधिकार हमारा क्या है? आर्टिकल 41। काम के लिए मानवोचित दशाओं और काम की न्याय संगत दशाओं का उपबंध किसमें किया है? आर्टिकल 42 में किया है। ठीक है। अब है आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल 43 कहता है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, श्रेष्ठ जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। ठीक है। यानी कि निर्वाह मजदूरी, कम से कम उसको न्यूनतम मजदूरी से ऊपर थोड़ी सी मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि उसका जीवन स्तर ठीक रहे, अच्छा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उसको प्राप्त हो। ठीक है। निर्वाह मजदूरी मतलब सिर्फ काम चलाने लायक, कि भाई उसकी मूल आवश्यकताएं कम से कम भोजन, पानी, कपड़ा, मकान, ये आवश्यकताएं तो पूरी होनी चाहिए ना। तो आर्टिकल 3 में है और 43 में है सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। क्योंकि जब ऑप्शन मिलता है ना तो उसमें इतना बड़ा ऑप्शन नहीं आता, या तो उसमें श्रेष्ठ जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, इनमें से कोई बोल देगा कि निर्वाह मजदूरी किस में वर्णन किया गया है, या श्रेष्ठ जीवन स्तर और निर्वाह मजदूरी का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 43 में। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 41 हमारा काम पाने का अधिकार है। ठीक है। 42 जब हम काम करेंगे तो वहाँ पर जो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हैं वो होनी चाहिए, जैसे कि पानी, भोजन, स्वास्थ्य, रहना, जो मूल आवश्यकताएं हैं। ठीक है। 42 अब जब हम वहाँ रहेंगे, काम करेंगे वहाँ रहेंगे, 42 आर्टिकल। 43 आर्टिकल कि कम से कम जो हमारी मजदूरी है वो इतनी हो कि हमारी मूल आवश्यकताएं पूरी हों। तो आर्टिकल 43।
अब है इसमें बीच बीच में जो का लगाए हुए हैं ना, ये बाद में जोड़े गए हैं। जैसे आर्टिकल 43A, यह सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। मान लो अब हम आर्टिकल 41 में हमारा काम पाने का अधिकार, 42 में हमारी मानवोचित न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, 43 में हमें कम से कम निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए 43। अब 43A आर्टिकल कहता है कि हम भी उस उद्योग में भागीदार बन सकें या हम भी उसके प्रबंध में भागीदारी निभा सकें। तो ये भी हमारे लिए क्या है, जैसे उद्योग में मान लो हम किसी में काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको एक कहानी की तरह हम याद कर रहे हैं कि हमें, ताकि किसी चीज़ को अगर हम याद करें तो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहे। ठीक है, हमने काम पाया 41, हमारे काम की न्याय संगत दशा थी, मानवोचित दशा थी 42, हमारे लिए निर्वाह मजदूरी हो, ठीक है 43 आर्टिकल। 43A कि हम भी उद्योग के प्रबंध में भाग ले सकें 43A। ठीक है, लगभग हम इतनी बार रिवाइज कर रहे हैं तो ये सब आपको याद होना चाहिए। बाकी अगर इसको 2 वीडियोज़ हैं बनेंगी इसमें, आप इन 2 वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप, जब मैं SSC GD के लिए पेपर आ रहा है बेसिकली अभी, मैं उसके लिए हर बार टॉप 50 का मॉक टेस्ट बनाऊंगी। आप उसमें अपना जज जरूर करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और वो बिल्कुल क्वेश्चंस वैसे ही होंगे जैसे GD में आते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी GD 2 बार दिया है, यूपी पुलिस, CPO और CGL भी मैंने दिया है। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है। अब है आर्टिकल 44, ये इम्पोर्टेंट है। सीधा सीधा आता है कि सिविल संहिता का समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग बहुत होती है। ठीक है, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये क्या है, एक समान सिविल संहिता, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी कि मान लो कोई भी किसी भी राज्य में किसी भी एक डिपार्टमेंट के अगर जो लोग हैं उनके लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए। मतलब सबकी, जैसे ये नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम इनके लिए अलग अलग सिविल संहिता बना दो, नहीं, प्रत्येक भारत का नागरिक है, सबके लिए समान सिविल संहिता हो। आर्टिकल 44। अब इसमें देखो 4 और 4 दोनों समान है, इससे देख के आइडिया लगाएंगे हम। 4 भी इसके जैसा है, ये भी तो सनी समान, समान से याद आया समान सिविल संहिता। ठीक है, अब हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम पीछे को भी रिवाइज करेंगे। अब आर्टिकल 45 है, जो स्टार लगे हुए हैं इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 में दिया है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। हमने मौलिक अधिकार भी पढ़े थे, मौलिक अधिकार में पढ़ा था हमने सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में, है ना, आर्टिकल 29-30 में। तो वैसे वहाँ पे भी इस चीज़ का वर्णन किया गया था कि ये हमारा मूल अधिकार है, क्योंकि यहाँ पे है, ये क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए वो कुछ कानून बनाए ताकि उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। यहाँ पर ये न्याय योग्य नहीं है, यानी वाद योग्य नहीं है, हम यहाँ पर इस पर कानून को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य है। और अगर ये मौलिक अधिकार में है तो हम इसको वहाँ चुनौती दे सकते हैं कि हमारे बच्चे को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। इससे सीधे सीधे संबंध क्वेश्चन आते हैं। अगर मौलिक अधिकार में पूछेगा तो हमने 86 में संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा था, उसमें ये जो आर्टिकल 21A में जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। मूल अधिकार में पूछेगा तो 21A, और DPSP में यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अगर बात करते हैं तो ये है आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल 45 इज इक्वल टू मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 21A। ये दोनों ही किससे संबंधित हैं, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। यह अनुच्छेद 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, एक बार हम याद कर लेते हैं। 41 काम पाने का अधिकार, 42 अगर काम पाया तो न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित दशा होनी चाहिए। 41 काम पाया, 42 मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। 43 हमें कम से कम निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर हम वहाँ रहेंगे काम करेंगे तो हमारी मजदूरी इतनी हो कि हमारा जो मूल आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। आर्टिकल 43A कि हम भी उद्योग के प्रबंध में भाग ले सकें, यानी उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी।
44 समान सिविल संहिता, 4 और 4 समान, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 जो बच्चे 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक उनकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, अब है आर्टिकल नंबर 46। 46 क्या है? आर्टिकल नंबर 46 कहता है अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। ये यहाँ पर राज्य की कर्तव्य हैं, यही बात पढ़ रहे हैं। हमने ये मूल अधिकार में भी पढ़ी थी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में पढ़ी थी कि ये अपने 29 और 30 में क्या था, ये अपनी धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी लिपि का संरक्षण कर सकते हैं। फिर वो अपने लिए शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, कोई भी अपनी भाषा में, जो भाषा वो जानते हैं, अपने वर्ग का उत्थान करने के लिए। तो ये उनका मौलिक अधिकार था। यहाँ अभी राज्य का कर्तव्य है आर्टिकल नंबर 46 में कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे SC ST और समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षणिक यानी शिक्षा का स्तर और आर्थिक स्तर हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करे, कि उनका आर्थिक हित हो, शैक्षणिक हित हो, ठीक है, और उनका जो सामाजिक अन्याय उनके साथ हो रहा है उस शोषण से सुरक्षा मिले। आर्टिकल नंबर 46। हम लगभग इन आर्टिकल्स को इतनी बार पढ़ रहे हैं कि हमको ये ऑप्शन देख के याद हो जाना चाहिए कि हाँ भाई 41 में क्या था, काम पाने का अधिकार। 42 में क्या था हमारा, कि काम की न्याय संगत दशा हो, मानवोचित दशा हो। 43 में अरे यार निर्वाह मजदूरी, कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए कि हमारा जीवन यापन हो सके। 43 ये जहाँ हम काम करते हैं उस उद्योग में के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। 44 सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता, 4 समान समान। 44 45 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 45 ओके। 46 यार SC ST के कमजोर वर्ग जो हैं उनके जो एजुकेशनली से संबंधित और इकोनॉमिक से संबंधित प्रोत्साहन के लिए सामाजिक अन्याय के विरुद्ध सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। 47 पे आते हैं। 47 क्या है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवा, मदिरा, अदरक के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध अगर किसी नुकसानदायक चीज नशीली दवा का सिवाय औषधि के रूप के अलावा किसी और रूप में उसका प्रयोग होता है तो उस पर प्रतिबंध है। ये जो दारू पिए घूमते हैं ना, ये शराब, नशीली दवा, मदिरा, इस अदरक नहीं है सॉरी, इसके अलावा मदिरा का औषधीय प्रयोजन के अलावा अगर यूज़ होता है तो उस पर प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी पब्लिक मानती नहीं है दारू पिए बिना। ठीक है, उसको ऐसे बना लिया है जैसे खाना पानी है रोज का। तो ये आर्टिकल नंबर 47 में कोई दिखे तो बता देना भाई, राज्य ने ये कानून बना रखा है आर्टिकल नंबर 47 में कि आप इन चीज़ों का जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, नशीली दवाएं हैं, दारू है, इनका सिवाय दवाइयों के यूज़ के अगर कोई और यूज़ होता है तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। अब भाई देखो 47 में नशीली दवाएं, 48 में आते हैं भाई जो पशुओं के प्रेमी होते हैं उनके लिए, मतलब हमारे घर में हमारी मम्मी पशु बहुत ज़्यादा उनको प्रेम है उनसे, जैसे गाय, बछड़ा, अन्य दुधारी पशुओं की बलि पर रोक। ये जो कट्टी भर भर के कट्टी घर बोलते हैं ना, जहाँ पे वो कटते रहते हैं बेचारे, ठीक है, और उनकी नस्लों में सुधार, नस्लों हैं ये, नस्ल में नसों नहीं है सॉरी, उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन, यानी जो गाय, बछड़ा और दूध देने वाले पशु हैं उनकी बलि पर रोक है आर्टिकल नंबर 48 में। ठीक, आर्टिकल नंबर 48A। आर्टिकल नंबर 48A क्या है, अब देखो हमने 46 में क्या पढ़ा, एक बार 46, 47, 48 याद करने की कोशिश करते हैं। 46 में हमने क्या पढ़ा कि भाई जो SC ST वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय के और शोषण से सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है। 46 47 ये जो दारूबाज घूमते हैं ना, मतलब ये मान लो 47 रुपये का पौवा, ऐसे याद रख लो कि ये जो 47 रुपये में दारू लेके घूमते हैं, इनका पीने के लिए कोई वो नहीं है कि आप इसको पियो, ये सिर्फ औषधि के प्रयोग के लिए है, रोज के पीने के लिए नहीं है, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। ठीक है। 48 में क्या है भाई, जो दूध वाले पशु हैं, आजकल वैसे भी 48-50 रुपये किलो ही दूध चल रहा है, तो मान लो 48 रुपये किलो दूध चल रहा है, यानी कि इससे याद रखो जो गाय, बछड़ा, दूध देने वाले पशु हैं उनकी बलि पर रोक। अब आर्टिकल 48A। अब भाई देखो हमने क्या करा 46 में, 47 में, 46 में हमने SC ST के शैक्षणिक वर्गों को क्या मिली,
शैक्षणिक और आर्थिक हित के लिए उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा मिली। 47 में कि ये जो नशीले पदार्थ हैं, मादक है, मदिरा है, इनका सिवाय दवाई के यूज़ के अगर कोई और यूज़ होता है तो उस पर पूर्णतः प्रतिबंध है। ठीक है। अब 48 में हमारा वही दुधारू पशु वाला था। 48A कहता है सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए जंगलों वन्य जीव की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। 48A किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है। क्या है? सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए और वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 48 है, उसी में जोड़ दिया है। जैसे गाय बछड़ा से याद रखो कि आर्टिकल 48 में क्या है? गाय बछड़ा दुधारू पशु। और आर्टिकल 48 में क्या है यार? जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए। 49 अब जैसे हमारे यहाँ आगरा में ताजमहल है, लाल किला है, हुमायूं का मकबरा है, ऐसी चीज़ें क्या है? ऐतिहासिक अभिरुचि वाली चीज़ें हैं, स्मारक हैं जिनको हम देखते हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं। तो आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थानीय वस्तु का संरक्षण करना। इनका संरक्षण होता है ना, इनकी साफ़ सफाई, इनको वर्ल्ड हेरिटेज में भी हम कभी कभी मतलब बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये उनकी सुरक्षा संरक्षण को देखते हुए कि उनको कोई नुकसान ना हो, उनकी जो ऐतिहासिक चीज़ है वो बनी रहे, उसके लिए आर्टिकल नंबर 49 में प्रतिबंध किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 50 कर दो। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दो। जैसे 44 में क्या था? समान समान यानी समान सिविल संहिता। 50 में क्या है कि न्यायपालिका अलग है भाई, यानी कि जो जजमेंट देगी वो अलग है और कार्यपालिका अलग है। कार्यपालिका मतलब जो कानून बनाने वाली होती है और न्यायपालिका अलग है, यानी कि जो न्याय देने वाली है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल आपस में स्वतंत्र हैं। अगर न्यायपालिका को कोई भी कानून में कोई गड़बड़ी लगती है और उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो उस पर अपना मत दे सकती है। ओके। आर्टिकल 50 50 लगभग हम ये याद हो गए हैं। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच में आए न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। आर्टिकल 51 हमने लगभग सारे आर्टिकल याद से ही कर लिए हैं। अगर मैं एक बार रिवाइज करूँगी तो फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। 36 में क्या है? राज्य। 37 में क्या है? महत्व और प्रकृति DPSP की। 38 में क्या है? जो अवसर है, प्रतिष्ठा है, उसके अवसर की असमानता को ख़त्म करना। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। 39A गरीब वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है। उसके बाद क्या है? 40 पंचायतों का गठन। 41 काम पाने का अधिकार। 42 मानवोचित दशाओं का वर्णन कि काम जहाँ पाएंगे वहाँ पर दशाएं बहुत मानवोचित होनी चाहिए, खाना पानी भोजन ये सब होना चाहिए। ठीक है। 43 काम पाएंगे तो भाई क्या है? निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। 43A कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी होनी चाहिए। 44 समान सिविल संहिता। 45 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या था? निःशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है। 46 47 48 ये अभी हमने सब याद कर लिए लाइन लगा के। अब एक बार बस इनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि DPSP की विशेषताएं क्या है। यह सकारात्मक है, राज्यों को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार का क्या था कि हम उसको उसमें न्यायालय द्वारा लागू करा सकते थे उनका हनन होने पे। ठीक है। ये कानूनी रूप से मान्य नहीं है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है इनको। ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए समाजवादी हैं। इन्हें लागू रखने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते। निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि कानून की वैधता इस आधार पर सही ठहराई जा सकती है कि इन्हें निदेशक तत्व को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। तो इसकी विशेषताएँ हैं। ये मेन चीज़ क्या है? इनके आर्टिकल्स। इनको कम से कम आप 3 बार रिवाइज करके याद करना, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।